बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से खुश आमदेद कहेंगे आप अपने तमाम देखने वालों को। नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अपने डेलीगेशन के हमरा 2 रोज़ा दौरे के ऊपर बेलारूस रवाना हो गए हैं, वहाँ पहुँच गए हैं। और मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं उनकी हद तक ये फैसला हुआ है कि जब वो लंदन भी रवाना होंगे, और ये भी कहा जा रहा है कि गली कूचों को रौनक भी उनकी तरफ से बख्शी जाएगी जब अगर वो वापस आते हैं। लेकिन याद रहे कि इस डेलीगेशन में मरियम नवाज साहिबा उनके हमरा हैं, हसन नवाज भी शामिल हैं, इसाक डार हैं, मरियम औरंगजेब साहिबा भी शामिल हैं। और एक तरफ तो मुस्लिम लीग नून की ये सियासी हरकत जारी है, सियासी सरगर्मियां जारी है, मगर दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या कर रही है? करने को तो इन्हें मुकाबला करना चाहिए, मगर मुकाबला करने की बजाय तहरीक इंसाफ वाले जो हैं ये आपस की जो मौसीकी है उसी से बाज नहीं आ रही। कभी तो मुलाकात के नाम के ऊपर मौसीकी हल्की फुल्की नजर आती है, तो कभी जो सूबाई मामलात है उस पर ये आपस में अपने एक दूसरे के साथ सींग फंसा लेते हैं। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और दुनिया जो तेजी के साथ तब्दील हो रही है उसके ऊपर तो यकीनी तौर पे बात होगी, क्योंकि अमेरिका की हर चंद घंटे के बाद जो एक टैरिफ के नाम पे करवट लेता है अमेरिका बहादुर, तो बेशतर ऐसे ममालिक हैं जहां पर इस करवट के नतीजे में जल्जला आता है और ये परेशानी का जल्जला आता है। पाकिस्तान भी इनके अंदर शामिल है, मगर सिर्फ एक चाइना है जो शदीद सख्ती के बावजूद जो है वो ऐसे को तैसा करने पर तुला हुआ हमें नजर आता है। वर्ल्ड इकोनॉमी का मंजरनामा क्या होगा, पाकिस्तान क्या करेगा, इसके ऊपर मुफस्सल गुफ्तगू आज के प्रोग्राम मुकाबिल में हम एक मरतबा फिर से करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो आमिर साहब, दुनिया तो करवट ले रही है, बदल रही हैं चीजें और बहुत तेजी के साथ बदल रही हैं। थोड़ा सा कुछ यहाँ भी हमें सियासत में थोड़ी सी रौनक नजर आई है कि वो बाहर रवाना हो गया डेलीगेशन शहबाज शरीफ साहब के हमरा। मुझे आपने कहा ना हल्की मौसीकी यहाँ पे जारी है, तो मुझे वो लतीफ़ा याद आ जाता है कि वो कि होली होली वो ढोलकी बजाते रहिएगा। बात यह है कि आज बड़ी ख़तरनाक खबरें हैं, हाँ। और बड़ी बुरी खबरें हैं, मगर मैं ज़रा एक अच्छी खबर से इब्तिदा करना चाहता हूँ कि एक बहुत ही अच्छी खबर आई है, दिल को ठंडक पहुँची है। वो है कि नूर जमान ने अंडर 23 की वर्ल्ड चैम्पियनशिप स्क्वाश की जीत ली है। चलिए मुबारक हो। ये कमर जमान जो कि अपने ज़माने में स्क्वाश के चैम्पियन थे, उनके ये पोते हैं। स्क्वाश हमारा फ़ख्र होता था, जैसे कि हॉकी भी होती थी किसी ज़माने में, क्रिकेट भी होती थी। वो क्रिकेट तो भूल चुकी है, हॉकी ख़त्म हो चुकी है, और स्क्वाश भी ख़त्म हो चुकी थी उस मुल्क में जिसमें जहांगीर खान और जानशेर जैसे प्लेयर दिए, और उससे पहले रोशन खान, और पूरी एक ये 2 ख़ानदान थे जिन्होंने 40-50 साल दुनिया की स्क्वाश की स्टेज के ऊपर हुक्मरानी की। तो बड़े ही अरसे बाद, दहाइयों के बाद, ये एक उम्मीद की किरण जागी है नूर जमान की शक्ल में, जो हमारी खोई हुई अजमत स्क्वाश की शायद हमें दोबारा दिलवा दें। अंडर 23 हैं, यंग हैं और वर्ल्ड चैंपियन बने हैं। सो मैं बहुत, मेरा दिल बाग बाग हो गया, खुश हूँ। तो मैं अच्छी खबर से शुरू करना चाहता था। अब बुरी खबरें ये हैं कि दुनिया में पाकिस्तान में इस पर इतना गौर नहीं अभी भी किया जा रहा कि जो ट्रेड वॉर है वो खौफनाक हद तक अब आगे बढ़ती जा रही है। चीन और अमेरिका बिल्कुल भी पीछे नहीं हट रहा, और ना ही चीन पीछे हट रहा है। अब जो अमेरिका ने लेटेस्ट प्रेसिडेंट ट्रंप ने 125 से बढ़ा के उनके 20% बढ़ा लिया जाए, तो 145% चाइना के ऊपर टैरिफ हैं। यानी जो भी चाइना की अगर वहाँ पे 100 रुपए की चीज़ थी, सो अब वो 245 रुपए की अमेरिका में मिलेगी। तो ये किस्म की, और ये समझ लें कि डी कपलिंग हो रही है कि दुनिया का नंबर 1 जो कंज्यूमर है वो अमेरिका है, और दुनिया का दूसरे नंबर पे जो बड़ा मार्केट है वो चाइना है। जब पहली और दूसरी के दरमियान में ये है, तो ये वर्ल्ड ट्रेड वॉर शुरू हो चुकी हुई है, और बल्कि वो बिल्कुल बढ़ती जा रही है। मगर प्रेसिडेंट ट्रंप ने चीन के ऊपर तो ये अपना टैरिफ बढ़ा दिया है, बढ़ाते ही जा रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि वो किसी हद तक भी जाने के लिए तैयार है, और चीन भी कह रहा है कि वो भी मुकाबला आखिरी हद तक करेंगे। मगर उन्होंने थोड़ा सा बाकी दुनिया के लिए पीछे हटे हैं, और 60 मुल्क हैं तकरीबन जो हैं जिनके लिए उन्होंने 90 दिन का दिन दे दिया कि 10% टैरिफ तो रहेगा, जिसके अंदर हम भी, यूरोप भी, बाकी भी आता है, मगर बाकी
कि उनके लिए 90 दिन की गुंजाइश निकाल ली है कि आपके साथ 90 दिन के अंदर जो मुल्क निगोशिएट कर रहे हैं उनके साथ 90 दिन की मोहलत मिल गई है, मामला आगे जी, मगर 10% टैरिफ उन पे भी है। तो दुनिया में जो रेसिस्ट कर रहे हैं, मज़ाहमत कर रहे हैं, चीन नंबर 1 पे है, कनाडा रेसिस्ट कर रहा है और कुछ हद तक यूरोपियन यूनियन भी, उन्होंने भी मौखर अपनी रिटेलिएशन का उन्होंने ऐलान किया हुआ है, मगर फिलहाल 90 दिन का मौखर हो गया, उन्होंने कहा 90 दिन के बाद जवाब देंगे। तो ये एक मामला चल रहा है। अब ये बहुत बड़ा अमेरिका का गैम्बल है, इस हद तक गैम्बल है कि आप ये देख लें कि बताया जा रहा है कि पीर वाले दिन $6 ट्रिलियन जो है स्टॉक एक्सचेंज से, मार्केट से नुकसान में चले गई थी अमेरिका। थोड़ी सी रिकवरी हुई, मगर $5 बिलियन जो है ना, ट्रिलियन डॉलर, 5000 अरब डॉलर जो है बहुत बड़ी रकम है। ये इतनी बड़ी रकम है कि अंदाज़ा लगा लें कि 4.2 ट्रिलियन जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की टोटल कॉस्ट थी वो 4.2 ट्रिलियन थी। तो ये 5 ट्रिलियन जो हैं ये 1-2 दिन के अंदर उड़ गए। और अगर फरवरी से लगा लें तो ये हिसाब लगाया जा रहा है कि 9 ट्रिलियन डॉलर जो है अमेरिका की मार्केट से नुकसान हो चुका हुआ है उनका। तो 2 वर्ल्ड वॉर्स की कॉस्ट जो है ना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर्स की कॉस्ट जो है अमेरिका ऑलरेडी दे चुका हुआ है। और आज की ये जो अभी आ रही हैं कि उनकी जो बड़ी कंपनियां हैं, एप्पल कंपनी जो इसके आईफोन बनाती है, उनके जो है बुध वाले दिन जो है ना 15% जो है ना शेयर नीचे चले गए हैं। और ये जो है 1998 के बाद सबसे ज़्यादा नीचे गिरावट है। टेस्ला के 4% और बाकी किसी के साथ बड़ी बड़ी कंपनियां जो है नवीडिया के 7% और जो है किसी के 5%। तो ये बिल्कुल एक तलातुम इंटरनेशनल चल रहा है, आ गया, शुरू हो गया। जी। हमारे यहाँ क्या हो रहा है इसके मुतालिक जो है कि एक लोकल ये है कि पीटीआई ने उनको, क्योंकि इमरान खान से मुलाकात नहीं की जा रही, उनके ऊपर पकड़ दकड़ जारी है, तो उन्होंने भी अपना पैंतरा बदला है। 3-4 उन्होंने बड़े फैसले किए हैं। एक तो उन्होंने कहा है कि जनाब नेशनल असम्बली के अंदर उन्होंने करारदाद पेश कर दी है कि जो सिंध के दरिया सिंध में से और जो नहरें निकाली जा रही थी, पानी का जो इशू है, चोलिस्तान का जो कि सिंध के अंदर बहुत ज़्यादा गर्म हुआ है, उसके अंदर उन्होंने उसके खिलाफ जो है उन नहरों के खिलाफ एक करारदाद पेश कर दी है। पीपल्स पार्टी ने पहले एक करारदाद पेश की थी। पीपल्स पार्टी पे ये शक किया जा रहा था कि ये कार्रवाई ज़्यादा है। अब पीपल्स पार्टी का ये इम्तिहान आ गया है कि अगर वो पीटीआई की नए करारदाद को सपोर्ट करते हैं तो नंबर्स में ये करारदाद वो जो है ना ये पास हो जाएगी, क्योंकि पीटीआई और पीपल्स पार्टी के लिए इम्तिहान है कि ये जो आगे वो दोहरी गेम कर रहे थे कि प्रेसिडेंट लगारी ज़रफ से पीछे हट गए थे और 4 अप्रैल को बिलावल बड़ी तकरीरें कर रहे थे, अब गुंजाइश नहीं है। तो अगर वो करते हैं तो ये हुकूमत के लिए बहुत बड़ा झटका होगा कि अगर उनके खिलाफ ये करारदाद पेश हो जाती है और पास हो जाती है नहरों के खिलाफ, तो एक बहुत बड़ा ये है। दूसरा जो उन्होंने एक और ऐलान किया है वो क्या है कि उन्होंने जो मादनियात के मुतालिक 2 दिन बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई और गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा एक इनिशिएटिव था, तो वहाँ पे पीटीआई के अंदर अंदरूनी जो है बहुत ज़्यादा मज़ामत हो रही है और अली अमीन गंडापुर के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही है कि वहाँ पे जो बिल मौजूद जो मादनियात के हक़ के अंदर था उसको किसको पास ना किया जाए। और आमिर साहब हैरत की बात क्या है कि पीटीआई वाले आपस में ही लड़ रहे हैं, ये किसी का किसी से मुकाबला नहीं, आपस में लड़ते जा रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं। मगर वहाँ पे जो अलीमा बीबी ने इस बिल को मौखर करने का मुतालबा कर दिया है और जो है उसके ऊपर उनकी आपस में लड़ाई चल रही है। मगर अली अमीन गंडापुर के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा इसको पास करवाना। सो ये दूसरा एक झटका पीटीआई दिखा रही है। तीसरा जो है उन्होंने ऐलान किया है कि पाकिस्तान में इस वक्त किसानों का बहुत बुरा हाल है, क्योंकि गंदम की फसल एक तो कम बड़ी हो गई है। गवर्नमेंट ने पिछले साल उनके साथ धोखा किया था, पंजाब के किसानों के साथ खास तौर पे, कि सपोर्ट
प्राइस अनाउंस करके 3800 की उनको पैसे नहीं दिए थे और वो बेचारे रुल गए थे। इस दफ़ा 14 अप्रैल को उन्होंने कहा है कि अगर आप सपोर्ट प्राइस पंजाब गवर्नमेंट अगर अनाउंस नहीं करेगी तो हम जो है सड़कों पे आ रहे हैं। वो तो सड़कों पे आ रहे थे, पीटीआई ने ऐलान किया है कि हम किसानों के साथ शाना बशाना इस मज़ामत में खड़े होंगे, कर दिया उन्होंने। तो 3 शामिल होंगे अपनी उनकी जो है मज़ामत के भी एक लायामल वो कह रहे हैं कि 15 के बाद मौलाना फजलुर रहमान का इंतजार कर रहे हैं। 15 अप्रैल को उनकी शूरा का एक फैसला आएगा, शूरा उसके बाद वो अपना लायामल भी करेंगे। मगर 3 ये है जो कि गवर्नमेंट के लिए तीनों बड़े झटके हैं और ये एक रेड फ्लैग्स हैं। और गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट ये कर रही है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो एक पूरा जहाज़ पकड़ के बेलारूस, अब बेलारूस बड़ा एक छोटा सा मुल्क है, वो ठीक है, उसके पहलवान नमा सदर जो है अभी रिसेंटली आए थे, बहुत ज़्यादा मोहब्बतों से मिलके गए थे, बहुत ज़्यादा आती हैं, 6.5 फुट उनका कद है। और सारा जो है ना जहाज़ पकड़ के ना सिर्फ के वज़ीर आज़म चले गए हैं और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार भी चले गए हैं, क्योंकि ये जो दुनिया में ट्रेड वार चल रही है उसके लिए जो है मुझे शंकर रोज़ मैं उनकी तकरीरें सुनता हूँ, वो उनका फ़ॉरेन ऑफिस एक्टिव हुआ है, बजाय इसके कि इसके ऊपर हमें बताएं कि हम क्या सोच विचार कर रहे हैं, कैसे हमने इसके साथ इसको निपटना है। वो भी साथ जहाज़ में बैठ के चले गए हैं, तारड़ भी चले गए हैं, तारिक फातमी भी चले गए हैं। और बताया जा रहा है, ये दुनिया अखबार की खबर है कि सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब भी चली गई हैं, हसन नवाज भी चले गए। ये मेरा सवाल है आपसे, वो किस हैसियत में गए थे? ये सरकारी दौरा है, हसन नवाज जब जाते हैं साथ में, ये वहाँ लंदन से पहले ही बैंकरप्ट डिक्लेयर करके लाहौर में आ गए हुए हैं। और ये अब जो है इनका जाना, जब फिर ये शक पड़ता है कि ये क्रिप्टो करेंसी की फॉर एग्जांपल वो जो बाइनेंस के चीफ हैं वो नवाज शरीफ से मिलते हैं, शहबाज शरीफ से नहीं अभी तक उनकी मुलाकात तो बताई गई, तो वो क्यों मिलते हैं? तो फिर ये सवाल खड़े होते हैं हसन नवाज के साथ हर मीटिंग के अंदर जो भी दुनिया का टूर होता है हुकूमत का, साथ में चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान भी चले गए हैं। उनका क्या काम है? और जो है उसके अंदर पहले ही बताया गया है कि डॉक्टर अदनान भी बेलारूस चले गए हैं, सबके साथी मौलिक। और जी और अभी मरियम औरंगजेब से एक बयान मंसूब किया गया है कि नवाज शरीफ आज बेलारूस जा रहे हैं। अब ये नहीं पता कि वो जा चुके हैं या जा रहे हैं। तो ये तमाम के तमाम ये पाकिस्तान में इस वक्त जो है सियासी तलातुम चल रहा है। मैंने 3-4 बड़ी चीज़ों का जिक्र किया है। ये कंफर्म हो गया, नवाज शरीफ साहब चले गए हैं। जी वो भी चले गए हैं। तो तमाम ख़ानदान सूबा पंजाब की तमाम ना सिर्फ के पॉलिटिकल लीडरशिप, इंतज़ामी लीडरशिप, चीफ सेक्रेटरी साहब, ख़ानदान के लोग, हसन नवाज साहब, और यहाँ से तमाम जो किचन कैबिनेट है वो भी साथ में बेलारूस चली गई है। लड़ाई हो रही है इस वक्त चीन की और अमेरिका की, और दुनिया में एक जो है तलातुम आया हुआ है। और ये बजाय इसके कि हमें बताएं कि ये उस पर क्या सोच रहे हैं। और ये जो 3 चीज़ों का जिक्र किया है, इसके साथ मैं एक और जिक्र कर दूं कि एशिया बैंक, उनकी जो है ये एक बड़ी खौफनाक रिपोर्ट आई है पाकिस्तान से रिलेटेड। जी पाकिस्तान से रिलेटेड। पहले उन्होंने कहा जी बड़े मुस्बत थे कि पाकिस्तान के अंदर 3% के बुरे हालात के बावजूद जो है 3% ग्रोथ रेट आ जाएगी। अब वो कह रहे हैं कि जी हम रिवर्स कर रहे हैं कि ये 2.5 से ज़्यादा नहीं होगी। और पाकिस्तान जनूबी एशिया में सबसे सुस्त तरीन तरक्की करने वाला मुल्क उन्होंने करार दे दिया है। और उन्होंने मज़ीद कहा है कि ये टैरिफ जो कि वॉर से पहले की हमारी खबर थी, ये उसके बाद का नहीं है। हम अब बताएंगे कि बदलते हालात में और हालात जो है शायद मकदूश हों, मज़ीद ख़राब हो सकते हैं। उन्होंने कहा जी इस्लाहात से इनहराफ या मौसमियाती तब्दीलियाँ बहाली को मज़ीद मुतासर कर सकती हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि सियासी कशीदगी बढ़ी तो सरमायाकारी और तरक्की बहुत ज़्यादा मुतासर होगी। तो पहले ही नहीं आ रही आमिर साहब। ये देखें कि यहाँ पे जो सिग्नल्स आ रहे हैं कि इस वक्त जो है सियासी कशीदगी बढ़ रही है और किसान भी सड़कों पे आ रहे हैं,
हैं ये मादनियात के हवाले से सूबा जो खैबर पख्तूनख्वा है वो मज़ामन में उतरा हुआ है, सूबा सिंध जो है वो नहरों के हवाले से उतरा हुआ है, साथ में उनके PTI शामिल हो गई भी है और अपनी जगह पे अलग हैं। उन्होंने साथ में ये कहा है कि जनाब महंगाई की बुलंदशरा जो अभी बड़ी अच्छे वो आ रहे थे तो ये मज़ीद जो है ना ये शायद 6% तक चली जाएगी, जो अभी तक ये दावा किया जा रहा था कि जनाब महंगाई बड़ी नीचे आ गई है तो ये महंगाई भी इससे इफेक्ट हो जाएगी। और मज़ीद जो है पहले ही जो मज़ीद बुरी खबरें आई हुई हैं गवर्नमेंट की तरफ से कि वो गैस की कीमतें जो है ना वो बढ़ाई जा रही हैं कि जी आइंदा माह वो कह रहे हैं कि हम इसको बढ़ाने जा रहे हैं। और मुझे नहीं समझ आ रही कि ये जो इस वक्त टैरिफ वॉर हो रही है पाकिस्तान, इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है, प्रोवाइडेड के ये बेलारूस के अपने विजिट्स कैंसिल करते यहाँ पे बैठते, पाकिस्तान के लिए एक ये बड़ा मौका हो सकता है मेरे साथ। उसकी वजह से ये है कि हम एक दरामदी मुल्क है, हम एक डेफिसिट कंट्री हैं, हमारे पे बहुत ज़्यादा कर्जे हैं, हमारी $45 बिलियन की जो है दरामदात हैं। तो जो कमोडिटीज़ और ऑयल फॉर एग्जांपल आज का रेट ये है कि ब्रेंट का 70 से 62 डॉलर्स पर बैरल आ चुका है। हुकूमत को पहले ही इन्होंने, आपको पता है पहले ही जो कमी हुई थी वो बजाय कमी करने के इन्होंने 10% लेवी लगा के उसकी कीमत कम नहीं की। ये मजीद कल परसों तो ये $60 बिलियन पे 60 रुपए पे चला गया था, 62 पे आ गया है। आज का ये $145 बिलियन का 145% टैरिफ जो ऐलान किया है, शायद ये मजीद जाए। तो इसको तेल की कीमत, इनको जो है पेट्रोल की कीमत कम करनी चाहिए, ये उसकी भी कम नहीं कर रहे, गैस का भी बढ़ा रहे हैं। बाकी हमारे लिए एक जो और अच्छी चीज़ है कि $5-10 बिलियन का हमें दरामदात कमोडिटीज़ जो हैं, क्योंकि हमारी गंदम की फसल भी कम हुई है, कॉटन जो है उसके ऊपर अमेरिका के अंदर बाय द वे हम इंपोर्ट करते हैं, उसके ऊपर कोई टैरिफ नहीं है, ठीक है। सो कॉटन भी हमें सस्ती मिलेगी, ये चीज़ें भी हमें सस्ती मिलेगी और भी कमोडिटीज़। सो हमें कम से कम $4 बिलियन से लेके $10 बिलियन तक दरामदात जो हैं हमारी सस्ती हो सकती हैं। ये अपॉर्चुनिटी है। उससे ज़्यादा हमारे लिए जो बहुत एक अपॉर्चुनिटी है वो ये है कि चीन जो था पहले वियतनाम और मेक्सिको के ज़रिए वो उनकी प्रॉक्सीज थी जो मेक्सिको और चीन के अंदर वो मेड इन वियतनाम का ठप्पा लगाते थे या असेंबल करते थे चीन की चीज़ें ही, क्योंकि चीन के ऊपर टैरिफ ज़्यादा थे, वियतनाम पे कम थे। अब उन्होंने 46% गालबन जो है वियतनाम पे टैक्स टैरिफ कर दिया है, शायद बढ़ भी जाए, और मेक्सिको पे भी लगा दिया है। सो लिहाजा वो जो चीन की चीज़ें दूसरे मुल्कों के लिए ज़रिए जा रही थी वो शायद अब रुक जाए। हमारे लिए ये मौका है कि हम अगर अपना हाउस इन ऑर्डर कर लें, यहाँ पे बेलारूस से जल्दी से वापस आ जाए सारी टीम और यहाँ पे बैठ के, अब सब हाथ तो नहीं लगाने गए ना, 2 रोज़ा अगर हम इस वक्त, मैं समझता हूँ ये सदियों में और दहाइयों में ऐसा मौका आता है कि ये अपॉर्चुनिटी है कि हम अपना अगर हाउस इन ऑर्डर कर लें, यहाँ पे कशीदगी करें, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी करें और हम एक नमूने के तौर पे पेश करें कि देखें सारी दुनिया हमारे पास आए तो चीन भी जो है हमें इस्तेमाल करे। हमारे यहाँ जो है ट्रांजिट मंडियों तक ट्रांजिट डेस्टिनेशन के तौर पे यहाँ पे अपनी मार्केटें जो वियतनाम और मेक्सिको को दे रहे थे, तो चीन हमारा वैसे ही उन्होंने जोड़ दी है RBI के साथ जो RNB जोड़ दी है, तो हम CPEC का हिस्सा है। तो ये मौका है, मगर यहाँ क्या कोई गौर कर रहा है? मतलब आपके कहने की बात यह है कि हमने रूस के साथ जो गलती हुई थी उससे सबक सीख लिया, जो आप कह रही हैं हमारे पास बार बार आप समझा रहे हैं ये मौका है, ये अपॉर्चुनिटी है, इसको अवेल कर लेना चाहिए। रूस के साथ भी तो हमने गलती की थी, सबक सीख लिया। आप समझते हैं हमने दो बहुत बड़ी गलतियां माजी में की हुई हैं। एक कि जब ये रूस का क्राइसिस आया था तो हमने सैंक्शन से डरते रहे कि हम नहीं कर सकते, तो इंडिया ने फायदा उठाया उस वक्त जो है। फिर हमने कोरोना के वक्त बहुत सस्ता तेल था, हमने नहीं उस वक्त हेजिंग करनी चाहिए थी। अब दोबारा तेल अगर 60 से भी नीचे चला जाता है, हमें हेजिंग करनी चाहिए कि फ्यूचर्स में खरीद लेना चाहिए, 10 साल का तेल खरीदे। कई मसले मसाले आमिर साहब, उनके लिए जो वन इन ऑल एक बेहतरीन शख्स का इंतखाब हो सकता है वो हमने कर लिया। इस वक्त
वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा तैमूर सलीम झगड़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर बेहद शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आमिर साहब, चाहे पीटीआई हो चाहे पाकिस्तान की इकोनॉमी, वर्ल्ड इकोनॉमी की बात करनी है, मेरा ख्याल है कि तैमूर साहब से बेहतर कोई शख्स इस वक्त मौजूद नहीं है। जी, तैमूर साहब का फ़ायदा ये है कि ये सियासत में तो बात करते हैं मगर ये इकॉनमी, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं, इकॉनमी पर बड़ी गहरी नज़र रखती हैं, तो इनसे पाकिस्तान की और इस वक्त जो इंटरनेशनल ट्रेड वॉर चल रही है उस पर भी बात हो सकती है। मगर मैं स्टार्ट करूँगा कि तैमूर खान इस वक्त जो है KP से जो खबरें आ रही हैं मादनियात के बिल के हवाले से, पहले उसका जो है अली अमीन जो नज़र आता है कि उसके बहुत हामी हैं, और जो अखबार में जो खबरें छपी हैं ज़राए के हवाले से कि आपकी इंटरनल मीटिंग के अंदर उन्होंने आतिफ खान के ऊपर अटैक कर दिया कि आपको अंग्रेज़ी नहीं आती, आपने समझा ही नहीं है। मगर बहुत ज़्यादा मुखालफत भी हो रही है और लीमा बीबी का भी आज बयान आया हुआ है कि जनाब हमें इसे पास नहीं करना चाहिए। तो आप क्या कहेंगे, ये जो अंदरूनी लड़ाइयाँ हैं PTI की, ये कब ख़त्म होएंगी? ये शख्सी जो मामलात हैं, कब इनके ऊपर कोई कंट्रोल आएगा? देखिए आमिर साहब, अस्सलाम वालेकुम। इकोनॉमी पे बात करते हैं, और पिछला महीना चूंकि मैं जो है कुछ प्रोफेशनल काम पे बाहर ही रहा हूँ, तो मुझे काफ़ी पर्सपेक्टिव है कि अमेरिका में क्या सिचुएशन है, अभी मिडिल ईस्ट में क्या सिचुएशन है। 1-2 दिन में मैं पाकिस्तान वापस आ रहा हूँ। आपका सवाल हालांकि मेरे लिए चैलेंजिंग है, लेकिन सवाल तो बनता है। हमारी जो डिफरेंसेस हैं वो ओपन में क्योंकि आ गई हैं, तो इसको ना छुपाया जा सकता है और ना ये कहा जा सकता है कि इससे इमरान खान के कॉज को या पार्टी को नुकसान नहीं पहुंचता। ऑब्वियसली जो है वो पहुंचता है, और हमें किसी तरीके से खास तौर पे जो पोजीशन होल्डर्स हैं उनको ये रिजॉल्व करने पड़ेंगे। ऑब्वियसली जो हमारी वफाकी हुकूमत और उनके मातहत इदारे हैं वो यही कोशिश कर रहे हैं कि जितनी हमारी डिसयूनिटी हो, जितनी बहस हो, तो जो हमारा मिशन है वो करीब नहीं आता। इस पे मैं जो है वो और पर्दा नहीं डाल सकता, लेकिन मैं ये कोशिश करूंगा कि मैं उस सिचुएशन को मजीद ना बिगाड़ूं। जहां तक मादनियात के बिल की बात है, अगेन ये क्वेश्चन भी बनता है। मेरे ख्याल में यहाँ पे 2-3 चीजें, और मैं आपको अपनी राय दे देता हूं। अभी एक हमारी पॉलिटिकल कमेटी जारी है जिसको मैं ज्वाइन करूंगा आपके साथ बात करने के बाद। मादनियात एक प्रोविंशियल इशू है और एक इंतहाई जरूरी इशू है। तारीख हमें सिखाता है, चाहे वो 1 यूनिट बनाना हो, चाहे वो 1973 के आइन में जो हमारे बिजली के राइट्स हमसे लेके वफाक को दिए गए, चाहे वो फाटा के मर्जर के वक्त जो वादे फाटा को किए गए, कि वो वादे अगर आप उस वक्त डील ना करें बाद में नहीं लिए जा सकते। मुझे कोई शक नहीं है कि सूबाई हुकूमत ने अपना काम बिल पे किया होगा, लेकिन ये एक एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है कि बिल का ड्राफ्ट वफाकी हुकूमत से आया है। ये फिर एक फैक्ट है कि इस वफाकी हुकूमत में पूरे पाकिस्तान में किसी को शक नहीं। तो जो कंट्रोवर्सी बन गई है बिल पे, मेरी जाती राय ये है कि सूबाई हुकूमत को राय ले लेनी चाहिए, तमाम स्टेक होल्डर्स की ले लेनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा बेहतर इनपुट आ जाएगी। हमें कहीं भी ये तासुर नहीं देना चाहिए कि हम गलत जो है वो जल्दी में है, या एक चीज हमने पास कर दी जिसको हमारे सपोर्टर्स ना माने, या जिसको इमरान खान के मुखालिफिन गलत इस्तेमाल करें, या फिर जिस तरीके की अलीमा खानम या इमरान खान की फैमिली के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो जो ज्यादती इमरान खान के साथ जेल में हो रही है कि उनको जो है सिवाय जिन लोगों को जो है वो छोड़ा जाए मिलने से, एक क्रॉस सेक्शन पार्टी से नहीं मिलना दिया जा रहा। तो मेरे ख्याल में जो हमें एंगेजमेंट इमरान खान के साथ भी चाहिए बिल में, ये चीजें ठीक है, क्योंकि इसके बगैर जो है वो बिल कंट्रोवर्शियल होगा, और जब बिल कंट्रोवर्शियल होगा ना वो सूबे के हक में हो सकता है, ना वो वफाक के हक में हो सकता है। मैंने आपसे देखा होगा मैंने बड़ा चुन के अपने अल्फाज चुने हैं। मैं यही कहने वाला था, मैं ये गौर कर रहा था। आप हमेशा, जब मैंने आपसे ये जो आपके ऊपर ज़ाती अटैक होते रहे कि आपके खिलाफ जो है करप्शन की वो बना दी गई, इंक्वायरी करवा दी गई, पता नहीं आप शायद मौकर कर दी गई है, तो वो आप हमेशा अवॉइड करते रहे, ग्रेज करते रहे हैं जवाब देने में। हालांकि सबसे ज़्यादा ज़ेर ताब तो ये हैं। पर सवाल ये है कि अली अमीन
गंडापुर साहब जो हैं वो चीफ मिनिस्टर हैं, बहरहाल पीटीआई की गवर्नमेंट है, वो बजाय इसके कि उनका जोर इस पे हो कि पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए, अपने जो कैदी हैं उनको कैसे छुड़ाया जाए, वो कभी आतिफ खान को टारगेट कर देते हैं, कभी आपको नाम लेके टीवी के ऊपर जाके पब्लिकली। तो ये वाकई छुपाने वाला, ये कब मामला रुकेगा? आमिर, मैंने ऑलरेडी कह दिया कि मैं जो है वो आग छोटी हो बड़ी हो उस पर पेट्रोल नहीं डालूंगा, तो ये क्वेश्चन मैं वेल लेफ्ट कर दूंगा। बाकी जो मेरे खिलाफ इल्जामात थे उनका मैंने पब्लिकली जवाब इसलिए दिया क्योंकि वो कैंपेन 1 साल 2 से चल रही थी, और ये मान लें पाकिस्तान में कोई सियासतदान दिखा दे कि उनको कोई इल्जामात दिए गए हो और वो कहें मैं खुद इसको पब्लिक करता हूं और अपना जवाब भी पब्लिक करता हूं, और इंशाल्लाह मैं पाकिस्तान वापस आ जाऊं तो पार्टी पे तनकीद नहीं, वो जैसे मैंने कहा मैंने अपना जवाब दे दिया है। लेकिन वो इल्जामात आप मेरे से पूछना चाहे, कोई और पूछना चाहे, आई नॉट ओनली हैव नथिंग टू हाइड, एक ट्रैक रिकॉर्ड है, खान साहब की कॉन्फिडेंस रही है, उसको मैं जरूर डिफेंड करूंगा, क्योंकि अगर पाकिस्तान को रिफॉर्म करना है तो ये नहीं हो सकता कि हर सियासतदान जो कि मैकिन्सी को छोड़ के आए, गोल्डमैन सैक्स को छोड़ के आए, सिटी बैंक को छोड़ के आए, उस पर हम इल्जामात लगा के उसे कहे बेटा तू जा क्योंकि तेरी जगह यहाँ पे नहीं है, क्योंकि हमने ये मुल्क रिफॉर्म नहीं करना। 2 धड़े क्लियरली पीटीआई के अंदर नजर आते हैं, एक मजामती ग्रुप नजर आता है, एक मुफाहमती ग्रुप नजर आता है। एक ग्रुप है जो कि हुकूमत को हर फैसले को उनके, वो चाहे मादनियात का हो, चाहे वो कोई बातचीत का हो, उसको सपोर्ट कर रहा होता है। एक मजामती ग्रुप है जिसके अंदर इमरान खान का ख़ानदान भी है, वो कह रहे हैं कि जब तक इमरान खान बाहर नहीं आते या कम से कम खुली आज़ादी नहीं मिलती उनसे मुलाकातों की, तो हम किसी किस्म की जो है मुफाहमत नहीं करेंगे। तो ये 2 ग्रुप जो हैं, ये कोई एक ग्रुप में कभी नियर फ्यूचर में करीब आते नजर आते हैं या ऐसे ही रहेगा? आप मेरा अपन इंटरनल इश्यूज पे मेरे से सवाल कर रहे हैं जिन पे ओपन डिस्कशन इंटरनल होनी चाहिए। ये जवाब जरूर बनता है कि जिस दिन ये स्ट्रक्चरल यूनिटी, और यूनिटी का ये मतलब नहीं कि मैं जो है वो अली अमीन पे हाथ रख दूंगा या वो मेरे पे हाथ रख देगा, हमने कोई एक दूसरे से शादी तो नहीं करनी, लेकिन जब हम पार्टी के लिए और इमरान खान के कॉज के लिए जो है वो एक साथ काम कर सके, उस दिन पार्टी आके जाएगी और ये जो क्राइसिस है वो पाकिस्तान निकल जाएगा, वो क्राइसिस खत्म नहीं। अब फॉर एग्जांपल जो ये मिनरल्स बिल के खिलाफ जो आवाज उठी है, सही है या गलत है? चूंकि वफाक से एक बिल 4 सूबों को भेजा गया है, विच बाय द वे इज नॉट द वे, जो सलमान राजा का अलीना शिगरी को बयान था, वो बयान इंटेलेक्चुअली बिल्कुल ठीक था। अब और वो क्राइसिस उससे इसलिए पैदा हुआ है कि उस सूबे में जहां पे ऑपोजिशन की हुकूमत है, यानी फेडरल ऑपोजिशन की हुकूमत है, वहां पे ऑब्वियसली वफाकी हुकूमत के हर कदम को विद सस्पिशन देखा जा, ठीक है। तो अब हमें अगर वो सॉल्व करना है तो वो पार्टी को एक यूनाइटेड स्टैंड लेना है। मैंने हमेशा ये कहा है कि आगे पीछे ये इश्यूज सॉल्व हो जाते हैं, कब होते हैं कब नहीं होते वो मुझे नहीं पता, लेकिन ये मैं साथ जरूर कहूंगा कि जहां पे एक चैलेंज हो, एट सम टाइम यू नीड टू टेक अ बोल्ड स्टेप, आपको बोल्ड कदम जो है वो लेना पड़ता है। जैसे मैंने कहा, मुझे जब ये मेरे ऊपर जो सवालात थे, जो कहा गया था कि एक परफॉर्मेंस रिव्यू है, जब आई मैंने उस वक्त देख के कहा कि ये अवाम के साथ नाइंसाफी है कि मैं इस पे जो है वो ट्रांसपेरेंट ओपन जवाब ना दूं। मैं अभी भी कहता हूं कमेटी का काम नहीं है मेरे पे जो है वो रिव्यू करना, चाहे नैब हो, चाहे एंटी करप्शन हो, चाहे आईबी हो, चाहे कोई और जो है इंटेलिजेंस का इदारा हो। ये कहीं ना कहीं वही कहीं से वो सारे जो है वो सवालात आए होंगे ना, ठीक है, या किसी वक्त आए होंगे। हालांकि मुझे पता है ये नहीं हो सकता कि कोई कहे कि इनकी तहकीक ना हो। मैं खुद ऑफर करता हूं सबको, जिसने जिस दिन बुलाना है आके मेरे से सवाल पूछे। मेरे ख्याल में इससे भी एक चीज जो है वो वाजे हो गई है कि हम जो है वो अकाउंटेबिलिटी का नकाब डाल के जो है वो सियासतदानों पे प्रेशर कैसे डालना चाहते हैं। कुछ मिला नहीं तो फिर यही पूछा कि पोलियो के केसेस क्यों कम थे, ज्यादा थे, पेंशन के पैसे पेंशन के फंड से क्यों दिए,
ठीक है, मैंने कोशिश की कि मैं डिग्निटी से लेकिन बोल्डनेस और ट्रांसपेरेंसी से जवाब दूं, और वो प्रिंसिपल मेरे ख्याल में पूरे पार्टी को अप्लाई करना चाहिए। और मैंने इसीलिए किया ना क्योंकि मुझे कोई पोजीशन की परवाह नहीं है, वरना पोजीशन की परवाह होती है तो आप जाके आगे जाके जो है वो यही कहते हैं, किसी तरीके से अपीसमेंट की कोशिश करते हैं। आई वॉज होपिंग कि ये सारा कुछ ओपन करके इससे एक अपॉर्चुनिटी बनेगी कि जो पार्टी में इख्तलाफात हैं वो क्राइसिस में ही सॉल्व होते हैं। जी तैमूर खान, ये आपकी ज़ाहिर ज़ाती मर्जी है कि आप इस पे नहीं करने चाहते, मगर जब इस तरह के इल्ज़ाम पब्लिकली लगाए जाते हैं, ब्लैक एंड वाइट में लगाए जाते हैं, तो आपके वोटर पे और आम आदमी पे ये कुछ ना कुछ सवाल खड़े कर देते हैं। अगर आप डेफेमेशन का केस नहीं डेफेमेशन नहीं करते, उनको अगर कोर्ट में नहीं लेके जाते, तो ये आपका ज़ाती मसला है कि आप लड़ना चाहते हैं नहीं, मगर मैं ये जरूर कहूँगा कि आपकी शोहरत खराब होती है इससे। सर मैं आपको बताता हूं। शेर अफजल मरवत ने कहा कि इसका हयाताबाद में घर है, मैंने विद इन 24 आवर्स उसको नोटिस दिया, ठीक है। उसके बाद जो है वो अपनी हुकूमत से एक सवाल पेंशन पे जो है वो किया गया, मैंने विद इन मिनट्स उसका जवाब दिया, आप देख भी सकते हैं। ये इल्जामात आए, मैंने हर सवाल और उसका जवाब पब्लिक किया, और मैं आपको ऑफर करता हूं और किसी को भी ऑफर करता हूं, आपने इन पे बात करनी है, पूरा प्रोग्राम कर लें, ये आपका राइट है कि मेरे से एक एक सवाल जो है वो करें, मैं उसके एक एक का जवाब आपने उससे मैं शाये नहीं करूंगा, काफी इमरान खान उससे मैं शाये नहीं करूंगा, इमरान खान के कॉज के लिए मैं ये नहीं करूंगा कि पार्टी में मैं मजीद कंट्रोवर्सी वो मैं मुझे दिल पे जितना भी भारी पत्थर रखना पड़े, वो बहुत लोग कर रहे हैं ना। पर मैं मौके का मैं आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए, क्योंकि आप दरमियान में, क्योंकि अमेरिका भी मेरी इतला है कि रहे हैं, तो आप देख रहे होंगे कि दुनिया में इस वक्त क्या तलातुम चल रहा है। कोई 24 आवर सिर्फ यही टैरिफ वॉर के ऊपर ही खबरें चल रही हैं, और हम छोटा मुल्क हैं, हम बड़े वल्नरेबल हैं, तो हमारे भी स्टेक्स हैं। मगर यहाँ पे हुकूमत जो है इस वक्त, तमाम प्राइम मिनिस्टर जो हैं अपने ख़ानदान और तमाम इंतज़ामिया, फॉरेन मिनिस्टर समेत जो है वो बेलारूस चले गए हैं। तो ना तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई उसके ऊपर मुदल्लल जवाब आ रहा है कि उनकी क्या पॉलिसी है, और पीटीआई बहरहाल एक शेडो गवर्नमेंट है, आपकी हुकूमत में भी, आपकी जो पार्टी है उसकी तरफ से भी कोई मुतबादल शेडो पॉलिसी नहीं दी जा रही कि क्या करना चाहिए। आप ज़रा हमें वहाँ पर बैठे हुए, आप इसको गौर कर रहे हैं और आप फाइनेंस को समझते हैं कि ये क्या, व्हाट इज़ गोइंग ऑन एंड व्हाट शुड वी डू अबाउट इट। देखिए, पहली चीज जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी है वो तो तकरीबन अनप्रेसिडेंटेड है। वो तो अमेरिका और बाकी ममालिक में छोड़ें, अमेरिका के अंदर तकरीबन जो आधा मुल्क है उसके ख्यालात बिल्कुल एक जैसे, और जो हुकूमत है उसके ख्यालात बिल्कुल दूसरे जैसे। वो क्राइसिस अमेरिका के अंदर भी चल रहा, ठीक है। और जब आप ऐसे एक वॉर शुरू करते हैं, आप अमेरिका और चीन के दरमियान देख सकते हैं, अमेरिका ने चीन पे टैरिफ लगाया, चीन ने वापस लगाया 34% अमेरिका ने 100% किया, चीन ने 80% किया। नुकसान सिर्फ दोनों को नहीं है, दोनों को है नुकसान, पूरी दुनिया की इकोनॉमी को है, क्योंकि ये दुनिया की दो सबसे बड़ी मईशतें, पूरे दुनिया के तजारत का निजाम जो है वो इससे बदलेगा। हमने क्या किया है, क्योंकि पाकिस्तान पे भी टैरिफ लगा है, मैंने अखबार के बैक पेज पे एक छोटी सी सुर्खी देखी थी कि कोई नेगोशिएशन कमेटी बनाई। आप दुनिया के हर मुल्क का जो है वो रिस्पांस देख लें, वो अमेरिका हो, वो यूरोप में कोई मुल्क हो, वो कनाडा हो, कनाडा का अमेरिका पे, अमेरिका का कनाडा पे कितना प्रेशर होना चाहिए। अमेरिका का नेबर भी है, अमेरिका से 10 गुना छोटा मुल्क है, आबादी में भी, इकोनॉमी के साइज में भी। उन्होंने कैसे आंख में देख के वापस टैरिफ्स लगाए, इमीडिएटली वो काउंटर प्रेशर से वो नेगोशिएशन टेबल पे आए। वो कैसे हो चुका? ये कनाडा का एग्जांपल क्यों जरूरी है, ये आपके सवाल की कॉन्टेक्स्ट में जरूरी है। कनाडा में इसके बावजूद एक पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा था, हुक्मरान पार्टी के अंदर भी जस्टिन ट्रूडो रिजाइन कर रहे थे, और ऑब्वियसली हुक्मरान और अपोजिशन पार्टीज के दरमियान भी तीनों मुत्तहिद हुए कि हमने जवाब क्या देना है। हम यहां पे इसलिए तो आपस के लांजों से निकले, हम आपस के मसलों और ये जो मुल्क में सियासी क्राइसिस है
इससे निकलें, जब तक हम जो है वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं लाएंगे तो आप कैसे जो है एक्सटर्नल प्रेशर को रेजिस्ट करें? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो बहुत ही ज़रूरी है। जब तक हाउस इन ऑर्डर यहाँ पे अपना नहीं करेंगे, और मेरा ये ज़ाती थेरी है, मैं पूछना चाहूँगा आप एग्री करते हैं कि नहीं। मैं समझता हूँ कि ये दहाइयों में इस तरह की अपॉर्चुनिटी, एक मौका आता है, क्योंकि हम वैसे ही, क्योंकि हमारा ट्रेड गैप इतना ज़्यादा है, हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं हमारे जीडीपी का 8-9% हैं। दुनिया में कम तरीन जो ऐसे मुल्क हैं जिनकी जीडीपी का 8-9% कम हो। फॉर एग्जांपल वियतनाम, जो बहुत फैक्ट इसलिए होगा कि 90% है। चीन जो सारे हमसाया मुल्क है, किसी का 25 से 30% एक्सपोर्ट्स जो है ना उनकी जीडीपी का हिस्सा है। हमें इसलिए ये फैक्ट इतना नहीं ज़्यादा करता। और अमेरिका को जो हमारी $5.5 बिलियन की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो हमारे जीडीपी का कोई 1.5% है। तो हमें एक्चुअली ये एक, अगर सही तरीके से अप्लाई करें तो हम अपने आप को ऑफर कर सकते हैं एज अ ट्रांजिट कंट्री कि चाइना यहाँ पे आए, यहाँ पे फैक्ट्रियाँ लगाए। अगर यहाँ हमारा एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, हम आपसी मसले दूर कर लें, मगर यहाँ ये बहस नहीं हो रही, तो आप एग्री करते हैं कि ये अपॉर्चुनिटी है? आमिर, इन प्रिंसिपल तो हर एक चीज अपॉर्चुनिटी होती है, लेकिन आपके पर्सपेक्टिव से कुछ तरीकों से मैं नहीं एग्री करता। हमारे 30 अरब के एक्सपोर्ट्स हैं, आपने फिगर सही बताया, उसमें सबसे बड़ा मार्केट कौन सा है? वो कौन सा मुल्क है जिसको पाकिस्तान सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है? पहले नंबर पे अमेरिका 5.5। अमेरिका। तो जब जो पाकिस्तान की तकरीबन 20% एक्सपोर्ट अमेरिका को होती है, जब उस पे 10% और 29% टैरिफ लग जाएगा, जिन इंडस्ट्रीज में लगता है, आप वहां पे वो जो मॉल्स होते हैं वहां पे आप उनके जो रिटेल स्टोर्स होते हैं जाते हैं, आपकी टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट वहां पे ही होती है ना। अब जब उन पे जो है वो टैरिफ लग जाएगा, अगर इस 30 अरब में से भी इस $5.5 अरब में एक $2 अरब का खसारा हो, तो आपको पता है कि आपकी फिर नेशनल सिक्योरिटी के लिए जो आपका सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर हो वो आप पे प्रेशर डाले, तो आप वो प्रेशर कैसे रेजिस्ट करेंगे? आप मुझे ये बता दें, क्योंकि जो दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा मार्केट है चीन, उसकी तकरीबन 1.5 अरब उससे कम एक्सपोर्ट है, राइट? तो आगे तो जो है वो मार्केट अपने आप को रीइवॉल्व करेगा, लेकिन इन हालात में आप कैसे लेवरेज, क्या हुकूमत का प्लान है? ये बात भी आपकी ठीक है कि एज द शैडो गवर्नमेंट पीटीआई को भी अपना प्लान जो है वो देना होगा, और हमने आज अपनी इकोनॉमिक कमेटी की मीटिंग की है। लेकिन जैसे मैंने यही कहा, देखिए मैंने क्यों आपके कुछ सवालात के जवाब नहीं दिए, मैंने कहा दिल पे पत्थर रख के भी, वी कांट अफोर्ड मोर इन फाइटिंग। जिसने करना है वो करना है। मेरी तरबियत कम से कम ऐसे हुई है कि वी हैव टू लुक एट द लार्जर कॉस्ट। ये इमरान खान साहब से वादा किया, वी कांट फेल हिम इन जेल लाइक दिस। तो लेकिन मुझे ये बता दे, ब्रिंग द फोकस ऑन द गवर्नमेंट, क्या उन्होंने किया है? आप हर मुल्क देख लें, बर्तानिया देख लें, इंडिया देख लें, चीन देख लें, कनाडा देख लें, यूरोप में कोई भी मुल्क देख लें, इमीडिएटली उन्होंने अपनी पॉलिसी क्लियर की है कि अमेरिका के साथ वो नेगोशिएशन किन टर्म्स पे करेंगे, कि अमेरिका पे वो काउंटर टैरिफ्स क्या लगाएंगे। हमने क्या किया है? अगर पाकिस्तान की हुकूमत की पहली और आखिरी तरजीह ये हो कि अमेरिका से कोई हुकूमती प्रेशर ना आए कि इमरान खान जेल से निकले, तो पाकिस्तान क्या डील करेगा अमेरिका के साथ? नहीं, मैं ये जो कह रहा था इसलिए कि हम इस तमाम ट्रेड वॉर से पहले भी, क्योंकि हम इतना छोटा मुल्क है, हमारे स्टेक्स इतने थोड़े हैं कि हम अमेरिका की जो एक्सपोर्ट्स हैं उसके अंदर 0.16% है, मैटर नहीं करते। और हम क्योंकि इंपोर्टिंग कंट्री हैं, हमारी $45 बिलियन की क्योंकि इंपोर्ट्स हैं, तो कमोडिटीज़ की प्राइस एक्चुअली हमें $5 से $10 बिलियन की वहाँ से बचत हो सकती है। पर ऑफ कोर्स हमें ये मौका इसलिए है कि अगर हम अपनी इंडस्ट्री को टैक्सेस कम करें, उनको इनपुट सस्ती करें उनके, तो हम उनको ग्राउंड यहाँ बना सकते हैं कि हर मुल्क इस वक्त नई मंडियाँ ढूंढ रहा होगा। जब अमेरिका नहीं बेच सकेंगे तो चीन, अमेरिका, हर मुल्क देख रहा होगा कि इस वक्त नई मंडियों की बहस है। मैं आपसे जवाब तो इसका चाहूंगा, मगर मुझे ये सरवर इशारे करनी है ब्रेक के बाद ये लूंगा आपसे। बिल्कुल, तैमूर खान झगड़ा साहब तो हमारे साथ मौजूद रहेंगे। वर्ल्ड इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, टेरिफ वॉर की बात कर रहे हैं। हम ब्रेक से वापस आके यहीं से कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिए।
ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से खुश आमदेद कहेंगे। तैमूर खान झगड़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर साहब, इकोनॉमी से रिलेटेड एक अहम सवाल आप उनके लिए छोड़े गए थे। जी, मैं रिपीट थोड़ा सा ब्रीफली कर दूं कि ये जो इस तरह की दुनिया के बहरान होते हैं, ये मुश्किल वक्त भी होता है, मगर अक्लमंद लोग जिनके घर के अंदर इस्तेहकाम हो सियासी और मुआशी, और अक्लमंद लोग हों तो वो इसको फ़ायदा भी उठा सकते हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी हो सकती है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? आमिर, मैं आपको बाकी ममालिक की मिसाल दे सकता हूं, और जो अपॉर्चुनिटी, तो अपॉर्चुनिटी से पहले रिस्क है। रिस्क इसलिए क्योंकि पूरी दुनिया में जो मार्केट्स हैं या जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो एक ग्लोबल रिसेशन की बात कर, ठीक है जी, कि दुनिया की जो इकोनॉमी है, मईशत है, वो गिरेगी, डिमांड जो है वो कम होगा, क्योंकि ये जो ट्रेड वॉर है, जो टैरिफ वॉर है, इसमें मुख्तलिफ मार्केट्स में जो है, अगर अमेरिका का चीन पे टैक्स ज्यादा हो, चीन का अमेरिका पे टैक्स ज्यादा हो, तो दोनों ममालिक पे असर जो है वो बड़ा तबाही का होगा। अमेरिका में भी चीजें महंगी होंगी, चीन में भी चीजें महंगी होंगी, दोनों मुल्कों में। तैमूर खान मुझसे ज्यादा फाइनेंस समझते हैं जी, मगर इसके अंदर जो स्लो डाउन अगर रिसेशन होता है, जिसका कभी इम्कान है, क्योंकि पिछली दफा जो भी क्राइसिस 2008 का या कोरोना का जब आया, तो अमेरिका के रिजर्व बैंक के साथ यूरोप का रिजर्व बैंक, जापान का रिजर्व बैंक और यूके का रिजर्व बैंक सारे मिलके पॉलिसी करके स्टेबलाइज कर लेते थे। इस दफा बाकी एलाइज नहीं आ रहे अमेरिका, मगर स्लो डाउन के अंदर जो है कमोडिटीज़ की प्राइसेस कम होती हैं। ऑफ कोर्स हमारी एक्सपोर्ट्स को फ़र्क पड़ेगा, मगर एक्सपोर्ट्स का फ़र्क जो है वो थोड़ा होगा, इंपोर्ट्स का गैप जो हमें कमोडिटी प्राइसेस के अंदर है वो ज़्यादा होगा, और उसके अंदर जब सारा अपसाइड डाउन केओस हो जाएगा तो हम शायद एक उसके अंदर नई जगह बना सके, वरना हम तो वी आर ऑलरेडी गोइंग डाउन एंड डाउन। आमिर, वो मैं अग्री करता हूं, लेकिन वो मौका बाद में आएगा। आप किसी भी इन ममालिक को देख लें ना, बरतानिया की मिसाल ले देख, वो अमेरिका के साथ अलहदा नेगोशिएट कर रहा है, उन पे उल्टा टैरिफ लगाने की भी बात कर रहा था यूरोप के साथ, एक साथ पूरा यूरोप साथ में, चूंकि एक और उनका मसला नेटो के डिफेंस का चल रहा है, डिफेंस पे अलहदा बात कर रहा है। बरतानिया का आज एनवॉय चीन अलहदा गया, दो तरफा। और तीसरी चीज जो बरतानिया में हो रहा है, वो अपनी सारी इंडस्ट्री के लिए पैकेजेस बना रहे हैं कि अगर डिप्रेशन हुई शॉर्ट टर्म में तो हम इंडस्ट्रियल ग्रोथ कैसे मैनेज करेंगे। ठीक है जी, यहां पे क्या हो रहा है, वो बाद में तो अपॉर्चुनिटी आएगी, लेकिन अगर हम 2 दिन को नहीं मैनेज कर सकते तो हम जो 2 साल बाद होगा, जो अपॉर्चुनिटी बनेगी जिसके लिए 2 साल काम करना है, उसको हम कैसे मैनेज करेंगे। और ये याद रखें कि यहां पे अमेरिका को तो हमारे एक्सपोर्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे आपने कहा 0.2% होंगे, लेकिन हमें तो पड़ता है, हमारा तो सिंगल लार्जेस्ट मार्केट है। फिर हमारी डिपेंडेंसी सारी आईएमएफ पे है, आईएमएफ किसके हाथ पे है, अमेरिका के हाथ में। तो हमारी अमेरिका के साथ लेवरेज क्या हुई। आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप कितने हार्ड लाइंस लेता है, मुल्क के अंदर भी मुल्क के बाहर भी। तो अगर हमारी एक स्ट्रॉन्ग नेगोशिएटिंग पोजीशन ना हो, हमारे स्ट्रॉन्ग अलायंसेस ना हो, हम अंदर पाकिस्तान में ये ना सुन सके कि आमिर मतीन या तैमूर झगड़ा जो है वो 2 बातें इधर से उधर कर दें, आप पे भी पीका एक्ट लग जाए, मुझ पे भी पीका एक्ट लग जाए, तो व्हाट चांस डू वी स्टैंड कि हमारी हुकूमत, आप कह रहे हैं कि जी हम कोई बड़ी अच्छी पॉलिसी बना ले, हम पॉलिसी बना ले, हम दे देंगे, आगे वो कहेगा कि एंटी स्टेट है, अब भुगतो, फिर मुझे आप रेस्क्यू करेंगे। जी बिल्कुल, ये मैं रीफ्रेज कर देता हूं अपना, कि आपने जो खतरात बताए हैं कि हम पहले ही आईएमएफ के री रोल करवा के कर्जे जो है बड़ी मुश्किल से तरले करवा के बहुत वल्नरेबल कंट्री हैं, और अगर मजीद वल्नरेबल हों, क्योंकि हमारा कुशन जो है ना, सपोर्टिंग कुशन बड़ा कम है, तो ऐसे उस पर फिर पॉलिटिकल कंसेशंस मांगते हैं लोग। वो कहते हैं कि जनाब आप जो है अफगानिस्तान में ये करें, ईरान के हवाले से आगे जंग के खतरे मंडला रहे हैं, वो उस पर आपको जो है प्रेशर करेंगे। खुदा ना खास्ता हमारे न्यूक्लियर के ऊपर प्रेशर आ सकते हैं कि जनाब आप ये, हाल ही में ट्रंप का कल परसों का बयान था कि कुछ मुल्क ऐसे हैं जिनके पास न्यूक्लियर पावर नहीं होने चाहिए थी, हो सकता है वो नॉर्थ कोरिया के अलावा पाकिस्तान की बात कर रहे हो, तो ये खतरात तो होते हैं। मगर इशू ये है कि यहाँ सारी टीम जो है
पूरा ख़ानदान जो है, शरीफ ख़ानदान, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, उनकी साहबजादी और जो है हसन नवाज, तमाम इंतज़ामिया और तमाम गवर्नमेंट बेलारूस चली गई है। मुझे समझाएं बेलारूस में क्या ऐसा इस वक्त अहम चल रहा है? शायद बेलारूस के पास यूएस एडमिनिस्ट्रेशन की कुंजी है, मैं क्या कह सकता हूँ। वो एक कहानी थी ना कि एक चीज गुम गई तो वो बंदा जो है वो वहां ढूंढने लगा जहां पे बत्ती ऑन थी, तो उससे पूछा कि क्यों वहां पे जा रहे हो, कह रहे कम से कम लाइट है, वो मिले ना मिले मैं देख तो सकता हूं। तो ये तो मुझे बेलारूस की कहानी लगती है ट्रिप की। लेकिन जो आपने कहा बिल्कुल पॉलिटिकल खतरात भी है। जहां तक आपने न्यूक्लियर पावर का कहा, मेरे ख्याल में वो हमारी रेड लाइन है, उस पर सारा मुल्क मुत्तफिक हो जाएगा। लेकिन सवाल ये होगा कि फिर अगर हमें उसके लिए घास खाना पड़े तो उसको बर्दाश्त तो करना पड़ेगा ना, तो वो वापस इकोनॉमिक रिस्क में आएगा। और आपने फॉर एग्जांपल कहा कि लेट्स से तेल की कीमत कम हो जाए या चाइना में रिसेशन आ जाए, अपॉर्चुनिटी तो आपको मिलेगी। लेकिन लेट्स से जब चाइना में स्लो डाउन हुआ, एक ऐसे मईशत जहां पे 30 साल से इकोनॉमी 6% से कम नहीं ग्रो की, या जो मिडिल ईस्ट के ममालिक हैं, यही 3-4 मुल्क है ना जो हमें हर साल पैसे रोल ओवर करते हैं, जब इनके पास कैश सरप्लसेस नहीं होंगे तो ये यहां पे इन्वेस्ट करेंगे। ये जो आप सारी बात कर रहे हैं मिनरल्स इन्वेस्टमेंट या जो जो है टूरिज्म की इन्वेस्टमेंट या रेको डिक में इन्वेस्टमेंट, जब ग्लोबल इकोनॉमी रिसेस करेगी तो उसमें कोई बाहर जाके अपने पैसे लगाता है? आपको कोविड के वो 2 साल याद है? पहले क्या तैयारी है गवर्नमेंट की? गवर्नमेंट ये चीजें लाया भी है। इस वक्त तो चाहिए कि गवर्नमेंट की इंडस्ट्रीज के साथ, टेक्सटाइल्स के साथ, एग्रीकल्चर के साथ इमीडिएटली वो प्लानिंग नजर आए। प्लानिंग तो सिर्फ ये नजर आ रही है कि अलीमा खान को जेल नहीं जाने देना, उसके बजाय वो बाकी 2 बहनों को कहना है कि वो जाएं। सलमान राजा को नहीं जाने देना, गौहर साहब और अली जफर चले जाएं। ये जो है वो एक और प्रेशर जो तैमूर खान आ सकता है कि अमेरिका ये नेगोशिएशन जब चलेंगी तो वो ये भी कह सकते हैं कि आपका $10 बिलियन का डेफिसिट है चीन के साथ, और हमारे साथ $3 बिलियन का आपका सरप्लस है, तो आप उनसे क्यों खरीद रहे हैं, हमारे से क्यों नहीं खरीद रहे। सो वो सारा चीन के साथ हमारा जो रिलेशनशिप है, सी पैक और एक बिल्कुल हमसाया मुल्क और मेन हमारा एलाई है, ये सारा कुछ अपसेट डाउन हो सकता है। देखिए मेरे ख्याल में आपने और मैंने 15 मिनट में ज्यादा रिस्क मिटिगेशन कर ली कंपेयर टू जो फॉरेन ऑफिस और इकोनॉमिक प्लानिंग डिवीजन, फाइनेंस डिवीजन, प्लानिंग डिवीजन ने की है, या कम से कम जो नजर आती है। शायद ये प्रोग्राम ही जो है वो औरंगजेब साहब को और एहसन इकबाल साहब को भेज दें कि वो कम से कम ये देख के कम से कम कुछ शायद किसी तरफ काम करना तो शुरू कर लेना। आपने दोबारा बताया जब अमेरिका और चीन के दरमियान इतनी टेंशन होगी, दोनों हमारे लिए जरूरी है, तो ये अमेरिका का प्रेशर, आईएमएफ का प्रेशर सीपेक पे, ये तो पिछली दोनों हुकूमतों पे रहा है, ट्रंप की हुकूमत में और उसके बाद बाइडेन की हुकूमत में। तो जब वो राइवलरी इतनी इंटेंसिफाई होगी, अमेरिका ने अभी चीन पे टैरिफ 100% से 145% कर दिया, तो आप बीच में क्या करेंगे? आप अगली बार जो है वो सलमान राजा और अलीमा खान के साथ 2-3 लोगों और को इमरान खान से ना मिलने दे, शायद उससे हल निकल जाए। एक और पीका एक्ट की जेआईटी बना ले, शायद उससे हल निकल जाए। बलोचिस्तान में कुछ और स्ट्रिंजेंट एक्शन ले ले, शायद उससे हल निकल जाए। डू वी इवन अंडरस्टैंड कि हमारी प्रायोरिटीज क्या है? बहरहाल दुआ ही की जा सकती है, मगर दुआ के साथ इस वक्त दवा की बहुत जरूरत है। कम से कम हमें बताए कि हमें वो दवाई, वो पेंसिलिन कौन सी है जो हम इस्तेमाल करेंगे इस बीमारी के लिए, तो यही बड़ा एक जरूरी है कि दवाई दे दें, जहर तो ना दे। दवाई दे दें, जहर ना दे। ये बड़ी खूबसूरत आपने बात की, बहुत शुक्रिया, थैंक्स सो मच। तैमूर सलीम झगड़ा साहब हमारे साथ मौजूद थे। आमिर साहब आपका भी शुक्रिया। इजाजत दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, खुदा हाफिज।